स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल जंगली जानवर खाना। तारों से भरे आसमान के नीचे बर्फीले पहाड़ पर एक लंबी चीख गूंजी। बर्फीले नीले बालों वाला फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ पहाड़ के किनारों पर तेजी से दौड़ रहा था। चोटी पर पहुंचने के बाद वह एक सम्राट की तरह चीख रहा था जो रात और बर्फ पर अपना प्रभुत्व घोषित कर रहा था। आदर्श फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ से नीचे कूद गया। उसने खरगोश को साफ करने के लिए एक छोटा चाकू निकाला जबकि दूसरे हाथ से आग जला रहा था। आग की गर्मी से बर्फ जल्दी पिघल गई। हालांकि आदर्श को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने कुछ मसाले निकाले और जल्दी से खरगोश पर छिड़क दिए। उसके मांस से जल्द ही एक अच्छी खुशबू आने लगी। आधे पके हुए मांस से सुनहरा पीला तेल आग में टपक रहा था जिससे आदर्श की भूख बढ़ गई। बूढ़े भेड़िए जाओ और कुछ और पकड़ो, आदर्श ने फ्लाइंग क्रेक स्नोवुल्फ से कहा। फ्लाइंग क्रेक स्नोवुल्फ को पहाड़ पर रहना अच्छा लगता था। 3000 मीटर की ऊंचाई सीमा रेखा के रूप में काम करती थी। उस ऊंचाई से ऊपर से ज्यादातर इलाके पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए थे और आल्प्स का एक बड़ा हिस्सा उसके ऊपर था। फ्लाइंग क्रेक स्नोवुल्फ तुरंत एक खुश मिजाज हस्की में बदल गया क्योंकि वो खूबसूरत सफेद घाटियों, बर्फीली पहाड़ी और शानदार चोटियों के साथ आजादी से दौड़ रहा था। कुणाल, मुझे कहना होगा कि मैं प्रभावित हूं। तुम वास्तव में अपने मसाले खुद लाए हो। आहन ने स्प्राइट की एक बड़ी बोतल निकाली जो उसने पहाड़ पर आने से पहले खरीदी थी। उसने कुछ कप भी निकाले जो उसने स्कूल से चुराए थे और उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक से भर दिया। मैंने जंगल में बेहद टाइम बिताया है। मैं आमतौर पर उन्हें अपने बैग में साथ लेकर चलता हूँ। मुझे नहीं लगा कि इस बार वे काम आएंगे, कुणाल ने शांति से समझाया। कुणाल पिछले कई सालों से जंगल में अक्सर जाता रहा है। वह हर समय सूखा मांस नहीं खा सकता था। वह कभी कभी जंगली जानवरों का शिकार करता और उन्हें खाने लायक बनाने के लिए उन पर कुछ मसाले डालता था। आल्प्स इंस्टीट्यूट वाकई सबसे शानदार स्कूल है जहां मैं कभी गया हूँ। कोई मोबाइल कवरेज नहीं, कोई वाईफाई नहीं, कोई छोटी मोटी किराने की दुकानें नहीं। यहाँ सिर्फ पहाड़ी झरने और सब्जियों का सूप है। मैं भूख से मरने वाला हूँ, आहन ने कोसा। मैं गंभीरता से नहीं जानता कि वे खुद पर इतना गर्व क्यों करते हैं, जैसे कि वे एक पवित्र भूमि पर रह रहे हैं। यह जेल में रहने से अलग नहीं है, आदर्श सहमति में बड़बड़ाया। अगर मैं यहाँ 1 महीने तक रुका तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। वैसे हमें उन 2 कमीनों को सबक सिखाना चाहिए। उन्हें वाकई लगता है कि वे हमें अपनी मर्जी से धमका सकती है, आहन ने कहा। मुझे भी वे देखने में बेहद खराब लगते हैं। वैसे गुफा में जाने के बाद तुम हेडी से क्यों झगड़ रहे थे? कुणाल ने खरगोश की टांग तोड़कर उसे चबा लिया। उसने कोई कपड़ा नहीं पहना था। मैंने सब कुछ देखा। वैसे उसका शरीर वाकई बेहद हॉट है। मुझे पहले लगा कि वह एक मूर्ति है, आदर्श ने कहा। हे भगवान, तुम हमेशा अच्छी चीजों का आनंद क्यों लेते हो? अगर मुझे पता होता कि वहां इतने खुले विचारों वाली लड़की होगी तो मैं भी चला जाता। मुझे नहीं लगता कि झरना मुझे रोक पाएगा। आहन चिंतित था। उसे चुनौती ना लेने का पछतावा हुआ। हेडी बेहद आकर्षक थी। उसकी लंबी नाक, नीलम नीली आंखें, छोटे और मांसल होठ थे और उसके घुंघराले राख भूरे बालों के साथ एक पतली कमर। आहन पहले से ही लार टपका रहा था जब उसने सुना कि आदर्श ने लड़की को नग्न देखा था। कुणाल ने कहा, आइए पहले बाकी 2 पर चर्चा करें। ठीक है, शेरिल और एडिथ वे चालाक कुत्तियां। मैं कसम खाता हूं कि मैं उन्हें घुटनों के बल बैठाकर जीत गाने पर मजबूर करूंगा। क्या तुमने देखा कि उन्होंने हमें क्या खाना दिया? यह सुअर के चारे से अलग नहीं है। केवल अक्षय कहता रहता है कि यह स्वादिष्ट था। मुझे समझ में नहीं आता, क्या वह आदमी कुत्ता है? हमारे साथ जो व्यवहार उसके बाद भी वह उन पर क्यों फिदा है? अगर वह प्राचीन काल में पैदा हुआ होता तो निश्चित रूप से वह देशद्रोही होता, आहन ने कसम खाते हुए कहा। शेरिल और एडिथ को साफ पता था कि हैरी हमेशा गुफा में ट्रेनिंग लेती थी, फिर भी उन्होंने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। आदर्श इसके कारण घायल हो गया और उसके घाव अभी भी दर्द कर रहे थे। आदर्श एक प्रतिशोधी व्यक्ति था। वह उन्हें माफ नहीं करेगा, भले ही वे लड़कियां ही क्यों ना हो। उसे फंसाने की कोशिश कर रहे। हाँ, ऐसा करने की कोशिश करने वाला आखिरी व्यक्ति कोल्ड प्रेस नामक एक रेड कार्डिनल था।
लेकिन वह अब उन दिनों की गिनती कर रहा था जब वह पवित्र न्यायालयों के वीआईपी कमरे में रह सकता था, जो उन अपराधियों के लिए तैयार किया जाता था जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। उन दो लड़कियों की हिम्मत कैसे हुई कि जिनके बाल अभी तक पूरी तरह से बड़े नहीं थे उन्हें मुसीबत में डालने की। कुणाल, मुझे पता है कि तुम बेहद सारी चीजें लेकर आए हो, क्या तुम कोई नॉकआउट ड्रॉप्स लेकर आए हो? आहन ने पूछा। कुणाल की आंखें चौड़ी होगी, उसने गुस्से से कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मेरे पास ऐसा कुछ क्यों होगा? आदर्श ने पूछा। जब मैं घूम रहा था तो मैंने एक फार्मेसी देखी। मुझे नहीं पता कि दवा कैसे मिलाई जाती है। क्या आप में से कोई जानता है कि यह कैसे किया जाता है? मुझे पता है यह कैसे करना है, लेकिन क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? कुणाल ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या ज्यादती है? जैसे ही हमने उनके स्कूल में कदम रखा वे हमारे साथ देहात के कुत्तों की तरह बिहेव करने लगे। उनकी आंखों और उनके लहजे में ऐसा भाव था मानो वे ही दुनिया के एकमात्र स्वच्छ और पवित्र लोग हैं और बाकी सब सिर्फ कूड़ा कचरा है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, भले ही तुम बर्दाश्त कर सको, आहन ने गुस्से में कहा। आहन को लड़कियां बेहद पसंद थी, विशेष रूप से आकर्षक आकृति वाली सुंदर महिलाएं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे ये आत्म महत्वपूर्ण महिलाएं पसंद थी जो उन्हें नीची नजर से देखती रहती थी। वे यहाँ 1 महीने तक रहने वाले थे। अगर उन्होंने उन दो लड़कियों को सबक नहीं सिखाया तो लड़कियां उन्हें फिर से परेशान कर सकती है। नॉकआउट ड्रॉप्स लाइन पार कर रहे हैं, चलो एक और मौके का इंतजार करते हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। आदर्श ने अपना सिर हिलाया। वह इस बात से सहमत था कि यह थोड़ा अनैतिक था। आहन ने कहा, मैंने यह नहीं कहा कि हम उनके साथ कुछ करने जा रहे हैं, हमें बस उन्हें डराने के लिए उनकी चादरों पर नकली खून लगाना है। कुणाल ने कहा, इसे भूल जाओ, हमें उन दो लड़कियों को लेकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। आहन को नहीं पता था कि ड्रग्स कैसे मिलाई जाती है। इस बीच कुछ डजन किलोमीटर के दायरे में किराने की दुकान भी नहीं थी। दवा की दुकान तो दूर की बात, उसके पास इस विचार को छोड़ने और जंगली खरगोश के स्वादिष्ट मांस का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। बर्फीले पहाड़ पर अचानक एक लंबी और तीखी आवाज आई। आदर्श, आहन और कुणाल रात के खाने में खाए गए घिनौने भोजन को साफ करने के लिए स्वादिष्ट मांस चबा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दूधिया सफेद पंखों के 1 दर्जन जोड़े उन्हें घेर रहे हैं। सफेद वर्दी पहने हुए मैजिशियनों का एक झुंड उनके सामने उतरा। उनमें से एक मोटी भौहों के साथ आगे आई और जब उसने ग्रिल किए हुए खरगोश को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। हमें एक रिपोर्ट मिली है कि कोई व्यक्ति पहाड़ पर छोटे जीवों को खतरे में डाल रहा है। मुझे लगता है कि आपको बताया गया था कि जब आप यहाँ कदम रखेंगे तो आस पर किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप तीनों मेरे साथ आएंगे। अनुशासनात्मक शिक्षक आपको तदनुसार दंडित करेंगे। मैजिशियन ने बेहद नाराज होकर ऑर्डर दिया। आहन गुस्से से भड़क गया। उसने मैजिशियन की ओर इशारा किया और गुर्राया, भाड़ में जाओ, हम खाने के लिए कुछ जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं। क्या तुम अब गंभीर हो रही हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि पूरा पहाड़ तुम्हारा है? ऐसा नहीं है कि हम स्कूल में खाना खा रहे हैं। अपना हाथ पीछे हटा लो, नहीं तो मैं मान लूंगी कि तुम गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हो। हम तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतेंगे, मैजिशियन ने ठंडे स्वर में कहा। बस इसे लाओ, अगर तुम में से कोई भी मेरे बालों का एक भी रेशा छू ले तो मैं तुम्हारा पोता कहलाने को तैयार हूं। आहन चिल्लाया। उसे अब यह सब बर्दाश्त नहीं था। आहन, चलो शांत हो जाओ, आदर्श ने जल्दी से सलाह दी। उसने मैजिशियन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, हम खुद ही वापस चले जाएंगे, चीजों को और जटिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैजिशियन ने कहा, यदि आप कॉर्पोरेट करने को तैयार है तो हम आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 नेक्स्ट एपिसोड, रिवेंज प्लान। अनुशासन कार्यालय पहाड़ की कमर पर एक हल्के नीले रंग के महल जैसी फॉर्मेशन में स्थित था। यहीं से गश्त करने वाले मैजिशियन आए थे। वे आल्प्स इंस्टीट्यूट की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें नियम तोड़ने वाले स्टूडेंट्स को सजा भी दी जाती थी। रात काफी हो चुकी थी। आदर्श, कुणाल और आहन इमारत की दीवार के बाहर खड़े थे जो कंकड़ से बनी थी। मोटी बोहों वाले मैजिशियन ने आधे खाए हुए भुने हुए जंगली खरगोश को कपड़े के टुकड़े में लपेटा हुआ था। अपराधी रंगे हाथों पकड़े गए थे। वे डिनर के दौरान अनुशासन कार्यालयों की प्रभारी शिक्षिका से मिले थे, एक खूबसूरत सुंदरी जिसकी उम्र हेडी के आसपास थी। वह काफी आकर्षक थी, लेकिन उसका व्यवहार बर्फीला और सख्त था, किलर की तरह। उसने एक छोटा भांग का लबादा पहना हुआ था।
उसके अंग अलग अलग तरह के कपड़ों से कसकर ढके हुए थे। उसकी गर्दन भांग के लबादे के कॉलर से ढकी हुई थी। उसने दस्ताने और लंबे जूते पहने हुए थे और उसका चेहरा एक हल्के घूंघट से ढका हुआ था। उसकी आकर्षक आंखों से एक ठंडी निगाह झलक रही थी। उसके माथे के अलावा उसकी त्वचा का कोई भी हिस्सा देखना असंभव था। आदर्श और आहन ने पहले ही ब्रियंका नामक इस महिला के बारे में चर्चा कर ली थी। उसे अपने शरीर को इतनी कसकर लपेटने से पहले ही बेहद चोट लगी होंगी। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी उसके हाथों में आ जाएगी। इसके बजाय वे ही चोटिल होने वाले थे। हमारे यहाँ शायद ही कभी ऐसे मेहमान आते हैं जो हमारे नियमों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। ब्रियंका की आवाज में तीनों के प्रति उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। आहन ने कहा, हम स्कूल के क्षेत्र से बाहर थे। नियम के अनुसार आपको आल्प्स में किसी भी छोटे जीव को चोट पहुंचाने की परमिशन नहीं है। ब्रियंका ने थोड़े गुस्से स्वर में कहा, आल्प्स कई देशों में फैले हुए हैं। क्या आप मुझे नहीं बताते कि उन्हें भी आपके नियमों का पालन करना होगा? मुझे लगा था कि अब तुम्हें पश्चाताप हो चुका होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने अपराध के लिए कोई बहाना ढूंढ लोगे। ब्रियंका आगे बढ़ी। उसकी एड़ियां स्लैब पर लयबद्ध तरीके से थिरक रही थी। गश्त कर रहे अन्य मैजिशियन जल्दी से पीछे हट गए। आदर्श, कुणाल और आहन पूरी तरह से अवाक थे। उसने उनकी निंदा क्यों की, जैसे उन्होंने किसी की हत्या कर दी हो, जबकि वे सिर्फ एक भुना हुआ जंगली खरगोश खा रहे थे। क्या यह जगह वाकई आल्प्स इंस्टीट्यूट थी, ना कि पागल औरतों का एक झुंड वाला मानसिक अस्पताल? मिस ब्रियंका, आपको फिर से परेशान करने के लिए मुझे सचमुच खेद है। प्रोफेसर विश्वास और प्रोफेसर नागेंद्र तुरंत आ गए। जिमी और अक्षय भी उनके साथ थे। जिमी ने तीनों को घिरा हुआ देखा, जबकि अक्षय उनकी स्थिति पर खुश हो रहा था। थोड़ी देर बाद हैडी, एडिथ और शेरिल, जिन्हें आदर्श और अन्य लोगों के साथ रहने के लिए कहा गया था, भी आ गई। आदर्श ने देखा कि एडिथ और शेरिल एक दूसरे को देख रही थी और उनमें थोड़ी खुशी भी थी। बेहद अधिक संभावना थी कि उन्होंने ही तीनों की शिकायत की थी। आदर्श उनके बिहेवियर से बिल्कुल नाखुश था। उन्होंने आदर्श और अन्य लोगों को नियमों के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया, संभवतः इसलिए क्योंकि वे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी में पड़ते देखना चाहती थी। हेडी के मुठभेड़ के बाद आदर्श ने पहले ही दोनों महिलाओं के प्रति अपने गुस्से को रोकने की कोशिश की थी। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों ने अभी तक ऐसा नहीं किया। अगर उसने उन्हें सबक नहीं सिखाया तो उसका नाम आदर्श नहीं रह जाएगा। मिस ब्रियंका, मेरा मानना है कि वे अभी नियमों से परिचित नहीं हैं। उन्हें लगा कि नियम पूरे आल्प्स के बजाय केवल स्कूल के क्षेत्र पर लागू होते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हमें इस बार उन्हें दंडित नहीं करना चाहिए। सीलन ने आकर उन्हें सलाह दी, नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे स्कूल के स्टूडेंट हैं या किसी और स्कूल के। मिस ब्रियंका ने कहा। पनिशमेंट क्या है? आदर्श ने पूछा। ब्रियंका ने जवाब दिया, आधे महीने तक जबरन कैद में रखा जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कारावास में है या नहीं। आपका स्कूल वैसे भी एक पहाड़ पर जेल की तरह है जिसमें एक सुंदर वातावरण है। वैसे क्या आप कारावास के दौरान हमें मांस परोसेंगे? आदर्श ने पूछा। क्या अब तुम मुझे उकसा रहे हो? ब्रियंका ने तीखी निगाह से जवाब दिया। आदर्श, इसे भूल जाओ और उनसे माफी मांग लो। वे इसे बार परेशान नहीं होंगे। प्रोफेसर नागेंद्र ने कहा। हाँ, यहाँ उनके नियम अपने हैं, हमें बस यहाँ रहते हुए उनका पालन करना है। रात के दूसरे पहर तक यह परेशानी जारी रही। आदर्श, कुणाल और आहन को आखिरकार उनके कमरों में वापस भेज दिया गया, लेकिन उनकी नींद बेहद पहले ही गायब हो चुकी थी। वे लाइब्रेरी के कॉफी बार में बैठे थे। आहन गुस्से में खिड़की के पास इधर उधर टहलते हुए गाली दे रहा था। मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया। उन्होंने मुझे एक खरगोश से माफी मांगने के लिए कहा। यह ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। हमें उन दो कुत्तियों को सबक सिखाना चाहिए। आदर्श जब भी शेरिल और एडिथ की चालाक मुस्कुराहट के बारे में सोचता तो गुस्सा हो जाता। मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें नशीला पदार्थ दो, लेकिन तुम दोनों कहते रहते कि यह अनुचित है। आहन बेहद गुस्से में था। यह बहुत हो जाएगा। इसके अलावा अगर उन्होंने हमें फिर से उन किलर नन को रिपोर्ट किया तो वे आसानी से हमें दोषी ठहरा सकते हैं।
अगर हम फिर से पकड़े गए तो उनसे माफी मांगना उतना आसान नहीं होगा। वे निश्चित रूप से हमें कड़ी सजा देंगे। आखिरकार वे महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का एक समूह है। कुणाल, क्या तुम जानते हो कि इसके बजाय कमोदीपक कैसे बनाया जाता है? आदर्श फुसफुसाया। कुणाल चौंक गया। उसने अचानक कहा, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे गलत मत समझो, बस थोड़ी सी मात्रा ही काफी होगी। हम इसे दोपहर के भोजन में उनकी सब्जी में डाल देंगे। क्या उन्हें दोपहर के समय हमारे साथ नहीं रहना चाहिए? जब तक उनका शरीर गर्म हो रहा है हम उन्हें हमारे साथ चलने देंगे। क्या उन्हें चलते इसमें अपने पैरों को रगड़ते हुए देखना सुखद दृश्य नहीं होगा? आदर्श ने कहा। यह तो एकदम शानदार है। आहन तुरंत हंस पड़ा। आदर्श, तुम सच में बेशरम हो। इस तरह वे हमें रंगे हाथों नहीं पकड़ेंगे और उन्हें खुद ही यातना सहनी पड़ेगी। आदर्श ने कहा। यह कहना मुश्किल है कि वे इसे सहन कर पाएंगे या नहीं। उनकी शैतानी हंसी पूरे कॉफी बार में गूंज उठी। हालांकि कुणाल जोर से नहीं हंसा, लेकिन उसने कामोदीपक मिलाने पर सहमति जताई थी। वह किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए दवा की मात्रा को कंट्रोल कर सकता था। वे बस उन दो महिलाओं को सबक सिखा रहे थे ताकि वे उन्हें अकेला छोड़ दें। सुबह में उन्होंने स्कूल में एक प्रतिष्ठित टीचर द्वारा दिए गए व्याख्यान में भाग लिया। विशाल हॉल में ऊर्जावान लड़कियां बैठी थी और उनके अच्छे रहन सहन और खान पान की आदतों के कारण उनकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी और जेड की तरह चमकदार थी। नतीजन आल्प्स इंस्टीट्यूट में लगभग हर स्टूडेंट एक खूबसूरत सुंदरता थी। उन्हें हर समय सख्त व्यवहार करना पड़ता था। वे सभी एक सुंदर और महान स्वभाव के थे। स्कूल के अनुचित नियमों के अलावा यह जगह वास्तव में देखने के लिए स्वर्ग की तरह थी, खासकर पुरुषों के लिए। लंच टाइम में वे सभी लोग वहां थे। कुणाल जब अपनी सीट पर बैठा था तो उसे थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी। सच तो यह है कि उसने पहली बार ऐसा कोई काम किया था, इसलिए वह अभी भी थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। जैसा कि कहावत है, जो लोग कुत्तों के साथ सोते हैं वे पिस्सू के साथ उठते हैं। अगर वह आदर्श जैसे लोगों के साथ घूमता रहा तो वह भी अंततः बदमाश बन जाएगा। आज हम टमाटर का सूप परोसेंगे, इसका आनंद ले। सफेद एप्रन पहने एक स्टूडेंट एक ट्रे लेकर आई और क्रम से सभी को टमाटर का सूप का कटोरा दिया। आल्प्स इंस्टीट्यूट को भोजन के वितरण सहित सब कुछ क्रम में करना था, इसलिए कुछ लोगों के सर्विस में दवा डालना बेहद आसान था। शेरिल और एडिथ 8वीं और 9वीं सीटों पर बैठे थे। आदर्श के लिए मेज पर रखे खाने में जहर मिलाना असंभव था, क्योंकि मेज पर कुछ सुपर मैजिशियन बैठे थे। वे उसकी चालों को आसानी से समझ सकते थे, इसलिए उसने सूप परोसे जाने से पहले अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। आदर्श, बीच में एक खाली सीट है, क्या तुमने सही कहा? आहन ने फुसफुसाया। आदर्श ने कहा, चिंता मत करो, मैंने इसकी गिनती कर ली है। जानकर अच्छा लगा। सूप एक एक करके परोसा गया। कुणाल और भी घबरा गया। उसे पहले से ही ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी जब उसने पहली बार कमांडर लेवल के प्राणी को मारा था। इस बीच आदर्श और आहन शांति से अपने सूप का आनंद ले रहे थे। वे इस तरह की चीजों में बेहद अनुभवी लग रहे थे। मिस ब्रेंका, आप यहाँ हैं? मुझे लगा कि आप कुछ काम निपटाने में बिजी है। महिला रसोई सहायक ने आकर्षक मुस्कान के साथ ब्रेंका से कहा। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक जल्दी उन्हें निपटाने में सक्षम थी। ब्रेंका खाली सीट पर बैठ गई। हमारे पास आज के लिए आपका पसंदीदा टमाटर सूप है। रसोई सहायक ने ब्रेंका के सामने टमाटर सूप का 8वां कटोरा रखा। आदर्श, कुणाल और आहन की आंखें एक साथ चौड़ी हो गई। वे सभी सूप के कटोरे को घूर रहे थे। हे भगवान, उस सूप में कुछ अतिरिक्त भरा हुआ था। मुझे 2 हिस्से दे दो, ब्रेंका ने रसोई सहायक से कहा। 8th और 9th जो शेरिल और एडिथ को मिलना था, वह मिस ब्रेंका के पास कटोरियां चली गई, जिसमें कामोदीपक नाम की दवाई मिलाई गई थी। जरूर, अभी हमने आज ज्यादा खाना बनाया है, यह कटोरा भी ले लो, मैं बाद में और लेकर आऊंगी। सीनियर बहन, कृपया एक पल के लिए मेरा साथ दो, रसोई सहायक ने कहा। यह ठीक है। मिस ब्रेंका कल रात देर तक जागती रही क्योंकि कुछ लोग नियमों का पालन करने को तैयार नहीं थे। उन्हें निश्चित रूप से सूप के अतिरिक्त कटोरे की जरूरत है, शेरिल ने कहा। सूप के 2 कटोरे ब्रेंका के सामने रखे गए। उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उसने अपने दस्ताने उतार लिए, अपनी गोरी चमकदार त्वचा को दिखाया और धीरे धीरे सूप का आनंद लिया। हे माँ,
आदर्श, कुणाल और आहान को ऐसा लगा जैसे वे फटने वाले हैं। उन्हें बताया गया कि पिछले 30 सालों में आर्ट्स इंस्टीट्यूट में प्रियंका सबसे प्रतिभाशाली मैजिशियन थी। उसकी कल्टीवेशन शायद कुछ पुराने प्रोफेसरों से भी बेहतरीन थी। वह वास्तव में एक पवित्र भूमि में एकांत में रहने वाली एक्सपर्ट थी। उसके बराबर की एकमात्र व्यक्ति हेडी थी, लेकिन हेडी अभी भी एक स्टूडेंट थी, इसलिए उसकी कल्टीवेशन स्पष्ट रूप से कमजोर थी। आदर्श, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? सीलन ने चिंता में पूछा। वो आदर्श के सामने बैठी थी। आह, कुछ नहीं, सूप का स्वाद उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, आदर्श ने कहा। प्रियंका ने धीरे से अपनी नजर उठाई और आदर्श को गुस्से से देखा। सूप उसकी पसंदीदा डिश थी, लेकिन आदर्श ने उसे बेहद ही घटिया बताया। क्या वह जानबूझकर उसके साथ परेशानी खड़ी कर रहा था? दोपहर के भोजन के बाद आदर्श, आहन और कुणाल के दिमाग में पहला विचार यही आया कि अपना सामान पैक करे और जितना संभव हो सके दूर भाग जाए। एक बार जब दवा का असर खत्म हो जाता तो प्रियंका निश्चित रूप से उनकी जिंदा खाल उधेड़ने वाली थी। यहां तक कि प्रोफेसर विश्वास और प्रोफेसर नागेंद्रा को भी उसे रोकने में परेशानी होगी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।